टाइप अप्रोचेस। तो हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा कि कैसे टाइप अप्रोचेस, स्ट्रेट अप्रोचेस और इंटरैक्शनल, ये 3 टाइप्स के अप्रोचेस है जो हम यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लोगों को कैटेगराइज करने का काम जो कि टाइप अप्रोचेस में यूज़ होता है वो बहुत लंबे टाइम से, जैसे ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेटिस, जिन्होंने एक पर्सनालिटी की टाइपोलॉजी बेस करी थी ह्यूमर पे या फिर फ्लूइड पे। तो मतलब उन्होंने क्या करा था, लोगों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में कैटेगराइज करा था, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेंकोलिक एंड कॉलरिक। तो हर एक के अलग अलग बिहेवियरल फीचर्स थे। तो जो कॉलरिक पर्सनालिटी वाले उनके एक पर्टिकुलर फीचर्स, सैंग्विन पर्सनालिटी वाले उनके पर्टिकुलर फीचर्स। तो इस तरीके से बहुत लंबे टाइम से ही चल रहा है। तो टाइप अप्रोचेस में हम क्या करते हैं, एक बेसिक सेट ऑफ एक हम लोग एक सेट बना लेते हैं एंड फिर लोगों को उसमें कैटेगराइज करते रहते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में समझा था। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है सो यू कैन गो टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का पूरा कोर्स जो है वो वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूँ, जो मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री, पेंटिंग एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए कर दिया है। एंड नाउ वेरी सून विल बी फिनिशिंग विद द साइकोलॉजी सीरीज़। तो इंडिया में भी एक चरक संहिता था जो कि आयुर्वेदा की एक के ऊपर वो था। ये लोगों को वत, पित्त और कफ, इन तीनों के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जिसे कहा जाता है त्रिदोष। ठीक है, तो तीनों जो है वो एक टाइप ऑफ टेम्परामेंट को करते हैं जिसे कहा जाता है प्रकृति या बेसिक नेचर। तो आयुर्वेदा या फिर चरक संहिता के हिसाब से लोगों का बेसिक नेचर ये 3 टाइप का होता है, मतलब उनका टेम्परामेंट, ये बेसिक प्रकृति जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो ये होते या तो वत होते हैं या पित्त होते हैं या कफ होते हैं। तो इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप जाकर वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर, गूगल पे, बहुत सारे इस पर इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है नेट पर। और एक टाइपोलॉजी होती है जो कि जो 3 गुणों पे बेस्ड होती है, जिसे कहते हैं त्रिगुण, जो है सत्व, रजस और तमस। तो यहाँ पर जैसे हम आपको अगर एग्जांपल दें सत्व, तो हम जैसे कहते हैं कि जिसकी पर्सनालिटी सत्व की है या जो उसको सत्व में कैटेगराइज करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि क्लेनलीनेस, बहुत ही साफ सफाई, ट्रूथफुलनेस, सच बोलेगा ही करेगा, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। रजस गुण में इंटेंसिव एक्टिविटी या फिर डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फैक्शन, एनवी फॉर अदर्स, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी। तमस गुणों में गुस्सा, एरोगेंस, घमंड, डिप्रेशन, आलसपना, हेल्पलेसनेस की जैसी फीलिंग। तो ये 3 गुण हैं और इसके हिसाब से मतलब तीनों गुण हर एक इंसान में अलग अलग डिग्रीज में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब तीनों गुण हैं, दोष भी तीनों है, जैसे कि यही है, तीनों दोष है और तीनों गुण है, लेकिन कौन सा कितने मात्रा में प्रेजेंट है उससे उसका पर्सनालिटी जो है वो फिर बाहर निकल कर आता है। जैसे अगर किसी में सत्व गुण ज़्यादा है तो वो इन जो यहाँ पर दिए हुए हैं ना, क्लेanलीनेस वगैरह, इनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा। तो उसमें रजस भी होगा, उसमें तमस भी होगा, लेकिन क्योंकि सत्व गुण डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से टाइप अप्रोचेज हो गए, मतलब उसको टाइपोलॉजी में हमने ब्रेक डाउन कर दी कि ऐसे फिक्स कैटेगरीज बना दी और लोगों को फिर हम इन कैटेगरीज में फिट कर देते। तो आयुर्वेदा मतलब चरक संहिता के हिसाब से ये तीनों दोष और तीनों गुण, त्रिदोष और त्रिगुण जो है वो हर किसी में होते हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में होता है उससे फ़र्क पड़ जाता है। अब साइकोलॉजी में जो पर्सनालिटी टाइप्स है जो शेल्टन ने दिए उसको बहुत ही फेयरली नोन है, मतलब शेल्टन ने जो पर्सनालिटी टाइप्स दिए ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो शेल्टन ने बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट का यूज़ करके 3 बेसिस दिए। बॉडी बिल्ड मतलब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, और ये हम बहुत क्लियरली मतलब बहुत ही पॉपुलर है, ये हम सभी इसके बारे में जानते हैं लगभग। तो एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक टाइपोलॉजी, ये 3 टाइप्स के हैं। जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं वो बहुत ही फैट होते हैं, ठीक है, थोड़े हैवी साइड पे मोटे रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, राउंड होते हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट एंड राउंड एंड फैट से होते हैं। तो टेम्परामेंट मतलब उनके प्राकृतिक मतलब उनके बेसिक नेचर के हिसाब से काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, सोशिएबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा या तो नहीं करते हैं, बहुत ही सोशेबल फ्रेंडली होते हैं। अब मेजोमॉर्फ्स एक ऐसी टाइप है जिनकी रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है, ठीक है, बहुत ही उनकी बॉडी अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है, बिल्ड भी जो होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, करेजियस रहते हैं, मतलब हमेशा एनर्जी उनके पास काफ़ी अच्छे रहते हैं, बहुत ही ब्रेव करेजियस रहते हैं। अब जो
एक्टोमॉर्फ्स होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले होते हैं, थिन होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, और ऐसे देखा जाए तो ब्रेनी, आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये 3 एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये भी एक टाइप अप्रोच है जिसको शेल्डन ने दिया है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो बॉडी टाइपोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, इनका लिमिटेड यूज़ है। हम इनको एक बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए। उसके अलावा ये बॉडी टाइपोलॉजीज़ नहीं होके ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स तरीके से, मतलब हम किसी को देखते हैं तो एकदम से हम अज्यूम कर लेते कि अच्छा वो शायद ऐसा होगा, उसकी बॉडी टाइपोलॉजी को, उसके बॉडी फिगर को देखकर कभी कभी हम अज्यूम कर लेते कि हाँ यार ये ऐसा होगा मतलब। तो ये अब टाइप से ज़्यादा ये स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं कि दुबला पतला है, एकदम फ्रेजाइल सा है, मतलब बहुत ही आर्टिस्टिक होगा, बहुत ही ब्रेनी होगा, हमेशा अंदर घुस घुस के स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं, और इस तरीके से नर्ड टाइप जिसे बोलते हैं। तो ये बॉडी टाइपोलॉजी इसका एक लिमिटेड यूज़ है। अब कार्ल यूंग थे, उन्होंने एक और टाइपोलॉजी को प्रपोज कराया जो थे इंट्रोवर्ट्स और एक्स्ट्रावर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमें बहुत ही डेली लाइफ में इसको एज ए स्लैंग यूज़ करते हैं, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इस तरीके से। तो इस टाइपोलॉजी के हिसाब से जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो मतलब थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर भी आता है तो अपने आप को उसके कोई एक्टिविटी रिएक्शन शो नहीं करते, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ही शर्मीले होते हैं। दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं काफ़ी सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली बहुत होते हैं, लोगों को एकदम उनको हमेशा चुलबुले रहना, बाहर जाना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद होता है, और ऐसे ऑक्यूपेशंस में इंगेज होते हैं जिसमें लोगों के साथ डील करना पड़े, बातें करना पड़े, जिस तरीके से फ्रेंड्स बनाना पड़े, और अगर उनको कभी स्ट्रेस से वो होना पड़ता है तो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर होता है कि लोगों के साथ बातें करें, उनसे मिले करें। तो ये जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रावर्ट्स। अब रिसेंट ईयर्स में फ्राइडमैन और रोजनमैन ने एक टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो इन दोनों ने कोशिश करी है कि साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स को करने के फिर उसके थ्रू उन्होंने ये टाइपोलॉजीज़ को डेवलप करा है। तो जो लोग टाइप ए पर्सनालिटी में होते हैं उनके पास बहुत हाई मोटिवेशन होता है, पेशेंस की बहुत कमी होती है, हमेशा लगता है कि यार उनके पास टाइम ही नहीं है, हमेशा एक जल्दी में रहते हैं, हमेशा लगता है कि यार इतना सारा काम है, मोटिवेशन की मुझे करना है, इतना सारा काम है, टाइम नहीं है, पेशेंस की कमी रहती है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए जो टाइप ए में रहते हैं, इन लोगों के लिए बैठ के रिलैक्स करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हैं सामने बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे बैठे, और यार मुझे ये काम भी करना है, ओह गॉड मुझे याद रखना है, इतना सारा काम बचा है, बाजार जाके ये काम करना है, या फिर उसको भी ये करना है, ये रिपोर्ट सबमिट करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके से मतलब बैठे हैं लेकिन शांति से नहीं बैठेंगे, उन्हें हमेशा लगता है कुछ ना कुछ काम करना है, टाइम भी नहीं है, क्या क्या करूँगी ऐसे। एक होते हैं जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको हाइपरटेंशन या कोरोनरी हार्ट डिसीज जैसे CHD, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कभी कभी मतलब CHD का रिस्क इतना होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो इनसे जितना या स्मोकिंग से जितना रिस्क हो सकता है उससे भी ज़्यादा कभी कभी उनको सिर्फ एक कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से भी रिस्क हो सकता है, इतना कभी कभी उस लेवल तक पहुंच जाता है। टाइप ए के ऑपोजिट है टाइप बी पर्सनालिटी। अब टाइप बी पर्सनालिटी जो है वो आप समझ सकते हैं टाइप ए में जो नहीं है वो टाइप बी में। तो टाइप बी मतलब क्या, हम थोड़े से पेशेंट होते हैं, मोटिवेशन बहुत कम, ऐसे ढीले ढीले से, कोई काम में जल्दी नहीं, आलसीपना, हमेशा लगता है कि अरे काम नहीं कर रहे हैं और बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से शांति से। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बैठे हुए दिखेंगे, सर पे इतना काम पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपके साथ बैठ के 1 घंटे तक गप्पे लड़ा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कि हाँ हो जाएगा, देखा जाएगा। तो वो आप समझ सकते हैं टाइप बी पर्सनालिटी। एक और होता है अब टाइप सी पर्सनालिटी, मॉरिस ने सजेस्ट करा है टाइप सी पर्सनालिटी, ठीक है। तो टाइप सी पर्सनालिटी जो है वो कैंसर से बहुत ज़्यादा प्रोन होती है, ठीक है। तो जो लोग टाइप सी पर्सनालिटी के होते हैं काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ईजिली अनअसर्टिव होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी आपके ऊपर आपकी इच्छा थोपने की कोशिश करेंगे, पेशेंट होते हैं, काफ़ी पेशेंस होता है, ठीक है। तो वो अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे सप्रेस करते हैं, लोगों की बात मान के, ठीक है। मतलब किसी ने भी कुछ बोला उसको मान लेते हैं, इस तरीके से अपने नेगेटिव इमोशन की मैंने कुछ नहीं करा, उसने बोला था तो मैंने करा, ठीक है। और रिसेंटली अब एक टाइप डी पर्सनालिटी इंट्रोड्यूस करी है, जो टाइप डी पर्सनालिटी मतलब डिप्रेशन के बहुत क्लोज है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ लर्न करने का। देखिए, सी से कैंसर और कोऑपरेटिव, डी से डिप्रेशन, तो टाइप डी मतलब डिप्रेशन के प्रोन, टाइप सी से मतलब कैंसर के प्रोन, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। टाइप ए और टाइप बी आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पर ये जो पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज हमने देखी है बहुत ही अपीलिंग लगता है, मतलब काफ़ी हमें ऐसा लगता है इसको देखो, अरे हाँ मैं तो टाइप ए को बिलोंग करता हूँ, हाँ मैं तो टाइप बी को बिलोंग करता हूँ। हम जैसे ही पढ़ते हैं ना हमें ऐसा लगने लगता है, तो बहुत अपीलिंग होता है, अरे वो तो वत्तकोफ है, मतलब वो तो वत है, पित्त है, या फिर हाँ वो तो एक एंडोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, कितना भी खा ले तो मोटा ही नहीं होता, दुबला के दुबला है तो एक्टोमॉर्फ है वो तो, और बहुत ही ज़्यादा दिमाग भी चलता है इस तरीके से। तो ये अपीलिंग हो सकते हैं लेकिन ये काफ़ी सिंपल है, मतलब टू ट्रू टू बी सिंपल, ठीक है। ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वेरिएबल होता है। ऐसे हमने टाइपोलॉजी इसमें उसको वो कर देते, तो ऐसे नहीं कि बस एक टाइप दो टाइप बना दी तो लोग इसी टाइप के बाहर ही नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक इंसान को एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी, हाँ वो तो टाइप ए है, वो तो टाइप बी है, ऐसा हो नहीं सकता है। एकदम इतने ईजिली हम लोगों को फिक्स नहीं कर सकते कैटेगरीज में। जैसे मैं, आपने भी देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, तो कभी कभी लगता है हाँ 2-3 चीज़ें तो मैच कर रही है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैच नहीं भी कर रही है। तो इस तरीके से लोग जो है उनको हम ऐसे फिक्स कैटेगरीज में नहीं कर सकता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है अलग अलग सिचुएशन में। तो इस तरीके से जो है वो ये टाइप्स का हम यूज़ कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि हाँ उनका बिहेवियर इस टाइप से होगा या फ्यूचर में वो शायद ऐसा बिहेव करेंगे, बस इससे ज़्यादा ये कुछ 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। अब हम टाइप से आते हैं ट्रेट अप्रोचेस पे, ठीक है। ट्रेट अप्रोचेस मतलब हम पर्सनालिटी के बेसिक को, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि जो क्या क्या एक एक एट्रीब्यूट या एक एक ट्रेट को, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उनको स्मॉलर नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स में हम क्लब कर सकते हैं एक साथ, मतलब छोटे से छोटे में, ठीक है। तो ट्रेट अप्रोच जो है वो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस, डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सेम होती है। जैसे कि जब हमें पता है कि एक इंसान जो है वो सोशिएबल है, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, अब हमें चलो पता चला किसी ने बोला कि अरे यार मुझे तो बाहर जाना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है, तो हम एक बार हमें ये पता, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं ये है, मतलब काफ़ी फ्रेंडली भी होगा, बहुत ही हेल्पिंग भी होगा, अपनी वो भी करेगा, इस तरीके से कोऑपरेटिव होगा, फ्रेंडली होगा, हेल्पिंग होगा, ठीक है। और सोशल कंपोनेंट्स, मतलब हम उसको बोलते हैं कि अरे यार वहाँ पार्टी है, तुझे चलना है क्या, बहुत लोग मिलेंगे, इस तरीके से। तो हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि यार सोशिएबल है तो फ्रेंडली भी होगा, ऐसा भी होगा। तो ट्रेट अप्रोच जो है वो लोगों की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक ट्रेट क्या होता है, ट्रेट इज कंसिडर्ड अ रिलेटिवली एंड्यूरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अनदर। मतलब एक प्राइमरी क्वालिटी जिसमें एक ऐसा ट्रेट जिसमें एक इंसान दूसरे से अलग होता है। तो वो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर्स में हम उनको देख सकते हैं, जैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर्स एक्सिबिट कर सकते हैं। तो अगर हम एक सबका समरी लें, ट्रेट्स जो है वो स्टेबल होते हैं ओवर टाइम, मतलब एक हमारे अंदर ट्रेट है तो वो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एकदम चीज़ें कि आज मैं बहुत ज़्यादा सोशिएबल हूँ, कल एकदम इंट्रोवर्ट हो गई, मतलब कल किसी से बात ही नहीं करना है, फ्रेंड ही नहीं बनना, और आज और परसों फिर से एकदम ऐसे हो गई कि फ्रेंडली बहुत, ऐसा नहीं होता। ट्रेट्स जो होते हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर, मतलब ओवर टाइम सेम रहते हैं, एकदम ईजिली चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस सिचुएशन जनरली वो कंसिस्टेंट रहता है, मतलब जनरली का यूज़ हो रहा है। तो जनरली हम देखेंगे तो एक इंसान जिस तरीके से बिहेव करता है उसका वो ट्रेट जो है वो सेम रहता है। उनके स्ट्रेंथ जो है और कॉम्बिनेशंस जो है वो अलग अलग उसमें सिचुएशंस में, मतलब देयर स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्बिनेशंस वेराई अक्रॉस इंडिविजुअल्स लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। तो जैसे ट्रेट मतलब हो सकता है कि बहुत सोशिएबल है कोई, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव या हेल्पिंग नहीं है। सपोज कि कोई सोशिएबल है और बहुत हेल्पिंग है, कोई सोशिएबल है लेकिन हेल्पिंग नहीं है, तो कैसे कॉम्बिनेशन है, क्या है, वो हर इंडिविजुअल में जो होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेट अप्रोचेस का यूज़ करा है और अलग अलग थ्योरी कराई। जैसे एक हम पढ़ेंगे एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। गॉर्डन एल्पोर्ट जो थे वो ट्रेट अप्रोच के पायनियर माने जाते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि इनकी ट्रेट थ्योरी जो है सबसे अच्छी है। उन्होंने ये प्रपोज करा है कि इंडिविजुअल जो है उनके पास बहुत सारे ट्रेट्स हैं और वो डायनामिक इन नेचर है, मतलब वो चेंज होते रहते हैं, वो बहुत ही एकदम चेंज होते रहते हैं, वो सेम नहीं रहते हैं। तो वो इस तरीके से मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसके हिसाब से वो अलग अलग अपना बिहेवियर जो है वो उस हिसाब से करते हैं। जो ट्रेट्स हैं वो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस को इंटीग्रेट कर देते हैं, जो कि ऐसे तो मतलब स्टिमुलाई मतलब जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर करे, रिस्पॉन्स मतलब फिर उनका क्या रिएक्शन आता है। तो उसमें देखिए एल्पोर्ट ने आर्ग्यू करा है कि जो वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं और इससे हम ह्यूमन पर्सनालिटी को समझ सकते हैं,
आप समझ रहे, देखिए आप जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ करा जिससे एक पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो एल्पोर्ट ने इसके बेसिस पे ट्रेड्स को 3 उसमें कैटेगराइज करा है, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। अब देखिए हम इन्होंने इंग्लिश का कैसे यूज़ करा, क्या बोला जा रहा है कि लोगों, क्या वर्ड से कैसे लोगों को डिस्क्राइब करा जा सकता है, वो देखते हैं, समझते हैं। कार्डिनल ट्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होता है, ठीक है। तो वो मतलब जनरलाइज डिस्पोजिशंस होते हैं, वो बताते हैं कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसका मतलब है कि वो एक कार्डिनल ट्रेड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड, मेन ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड हम बोल सकते हैं इंसान की कैरेक्टर का, लाइफ का होता है। जैसे कि महात्मा गांधी के लिए नॉन वायलेंस और या हिटलर के लिए नाजिज्म, ये उनके कार्डिनल ट्रेड्स हो गए, मतलब उनकी पूरी लाइफ इसके इर्द गिर्द। हिटलर ने जितना भी करा जो हॉलोकास्ट, लोगों को मारना, सब नाजिज्म। गांधी ने जी ने जितने भी सत्याग्रह लड़े, जो कुछ भी लड़ाई करी, पूरी नॉन वायलेंस के ऊपर उन्होंने उसको बेस करा। तो ये होगा उनके कार्डिनल ट्रेड्स। तो ये कार्डिनल ट्रेड्स जो है वो ऑफन उनके नाम के साथ एसोसिएट करे जाते हैं। मतलब नॉन वायलेंस को हम कहते हैं कि अरे गांधीयन वे, यूज़ द गांधीयन वे, मतलब नॉन वायलेंस है, या फिर ये तो बहुत ही हिटलरियन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ज़्यादा ऐसा है। तो वो एक ट्रेड जो है वो गांधीयन ट्रेड या हिटलरियन ट्रेड, मतलब इसमें तो अरे ये तो गांधीयन है, बिल्कुल गांधी के गांधी है, मतलब नॉन वायलेंस ऐसे, या बिल्कुल हिटलर है ये तो, मतलब बिल्कुल क्रूअल है, इसमें दिल नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इफेक्ट में बहुत ही लेस परवेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी जनरलाइज डिस्पोजिशंस होते हैं जो कि मतलब लेस परवेसिव लेकिन फिर भी जनरलाइज डिस्पोजिशन होता है, उनको कहा जाता है सेंट्रल ट्रेड। ये ट्रेड क्या होता है, मतलब देखिए ये ट्रेड जो होता है बहुत ज़्यादा जनरलाइज तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, जैसे कि वार्म, सिंसियर, डिलिजेंट। तो ये ट्रेड्स का यूज़ होता है, जैसे कि जॉब रिकमेंडेशन लिखना हो। तो इसका मतलब क्या, हम एक बहुत ही एक उसका एक मतलब हमने एक बेसिक टाइप उसका एक मतलब एक ट्रेड से यूज़ करके एक वो कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा वो तो नहीं होते कि एकदम उसका सेंट्रल वो है किसी के लाइफ का, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाँ यार वो तो फ्रेंडली है, हाँ वार्म है, हाँ बहुत सिंसियर है, बहुत ही मेहनत से अपना काम करता है, इस तरीके से। जो सबसे कम जनरलाइज्ड ट्रेड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मतलब सेकेंडरी ट्रेड्स। जैसे कि मैंगोज़ पसंद है, इंडियन वेयर पहनना पसंद है, जीन्स पहनना पसंद है, ये सेकेंडरी ट्रेड्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल या बहुत ज़्यादा एकदम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, जनरलाइज्ड बिल्कुल नहीं होते। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आपको मैंगो पसंद है तो सभी को मैंगो हो सकता है पसंद, लेकिन वो आपका एक बहुत ही यूनिक ट्रेट हो गया, ठीक है। तो एल्पोर्ट ने एक्नॉलेज करा है कि किस तरीके से सिचुएशंस का असर आता है बिहेवियर पे, लेकिन उन्होंने एल्पोर्ट के हिसाब से जिस तरीके से एक पर्सन बिहेव करता है वो उसके ट्रेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक जैसे ट्रेट्स है, लेकिन फिर भी वो ओवर टाइम अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एल्पोर्ट के हिसाब से ट्रेट्स जो है वो बिहेवियर में ज़्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब कि अगर ट्रेट्स में कोई भी एक वेरिएशन आता है तो एक ही सिचुएशन में एक अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो एल्पोर्ट के हिसाब से ट्रेट्स जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेल। रेमंड कैटेल जो थे उन्होंने वो दी थी पर्सनालिटी फैक्टर्स, ठीक है। तो रेमंड कैटेल के हिसाब से एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिस पे लोग जो है वो एक दूसरे से अलग है, डिफर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्राइमरी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी। तो उन्होंने क्या करा था, एक टेक्निक यूज़ करी थी, फैक्टर एनालिसिस। अब आप जल्दी से मेरे वीडियो डीमिस्टिफाई चैनल पे जाओ और उसमें चैप्टर 1 की एक वीडियो देखो और जल्दी से बताओ कि ये वर्ड फैक्टर एनालिसिस को हमने और कहाँ यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो क्विकली एकदम से रिमेंबर करो, या फिर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ कि फैक्टर एनालिसिस का हमने चैप्टर 1 में कहाँ यूज़ करा है और किसने यूज़ करा है, ठीक है। तो फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके रेमंड कैटेल ने एक कॉमन स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की कोशिश करी। तो उन्होंने 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स ढूंढे। अब जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। और पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टेबल मतलब वो बहुत ज़्यादा एक पर्सन की लाइफ से इंग्रेंड होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, और मतलब पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ब्लॉक फॉर्म करते हैं। इसके अलावा सरफेस ट्रेट्स होते हैं जो कि सोर्स ट्रेट्स के साथ इंटरेक्शन के साथ बनते हैं, मतलब छोटे मोटे जो हमारे ट्रेट्स होते हैं। तो कैटेल ने डिस्क्राइब करा है कि सोर्स ट्रेट्स को अपोजिंग टेंडेंसीज के उसमें मतलब उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि सोर्स ट्रेट्स जो है उसके बहुत सारे अलग अलग
बेसिक ट्रेट्स होते हैं वो एक इंसान का बेसिक नेचर फॉर्म करते हैं एक तरीके से, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें। तो फिर उन्होंने एक टेस्ट भी डेवलप कराया जिसे कहा जाता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, दैट इज 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो इसका यूज़ करके पर्सनालिटी का असेसमेंट के लिए कराया। ये टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं 16 PF। ओके, अब हम बात करते हैं आइजिंग्स थ्योरी की। H.J. आइजिंग जो थे उन्होंने एक पर्सनालिटी को वो करा है जिसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दो ब्रॉड डायमेंशंस में रिड्यूस कर सकते हैं। इस टाइप से उन्होंने ट्रेट उनकी वो करी है। तो ये जो है वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड है। हर डायमेंशन जो है उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं। क्या क्या है, जैसे कि एक है, दो जो उन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज करी है उसमें से एक कैटेगरी है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब कि एक इंसान का अपनी फीलिंग्स के ऊपर कितना कंट्रोल है वो होता है। जैसे कि अगर एक एक्सट्रीम डायमेंशन पे देखें तो हम देखते हैं लोग जो बहुत ही न्यूरोटिक होते हैं, एंग्शियस होते हैं, बहुत जल्दी मूडी होते हैं, एकदम से चेंज हो जाते हैं, उनका मूड कभी क्या और कभी क्या, बहुत ही टची से होते हैं, मतलब एकदम कुछ भी बोलो और एकदम बुरा मान जाते हैं, एकदम गुस्सा कर जाते हैं, रेस्टलेस, हमेशा उनको चैन ही नहीं पड़ता है, जल्दी अपना गुस्सा वो कर देते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो आप ठीक है बहुत काम होता है, आप मजाक वगैरह करते रहो तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ चलते रहेंगे, बहुत ही रिलायबल होते हैं और अपनी फीलिंग्स उनके कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। एक है एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। इसका मतलब कि लोग जो है वो कितने सोशली आउटगोइंग है या सोशली विड्रॉन है। तो एक एक्सट्रीम हो गया जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, घर में पैर नहीं टिकते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, थ्रिल उनको चाहिए होता है, एडवेंचर चाहिए होता है, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको बाहर जाने को चाहिए, लोगों से मिलने को चाहिए, बातें करने को चाहिए। और एक तरफ होते हैं जो लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो ये हो गए एक्स्ट्रावर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। ठीक है, तो फिर थोड़े से बाद में आइजक ने एक थर्ड डायमेंशन को प्रपोज करा था जिसे कहा जाता है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। तो ये इसका मतलब होता है कि इन दोनों को मिला के, इन दोनों के इंटरेक्शन, मतलब न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा वर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, इन दोनों डायमेंशंस को के बीच में इंटरेक्शन करके एक ये बना है साइकोटिसिज्म या और वर्सेस सोशिएबिलिटी। तो एक पर्सन जो कि साइकोटिसिज्म में बहुत हाई है, मतलब जो बोलते हैं कि साइकोटिसिज्म ट्रेट बहुत ज़्यादा है, हॉस्टाइल होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, एंटी सोशल होता है। ठीक है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल होता है, लोगों से बातचीत करना बिल्कुल नहीं पसंद है इस तरीके से। और जो सोशिएबल होता है वो पर्सन बिल्कुल इससे अलग होता है। तो आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन जो है वो H.J. आइजक ने प्रोड्यूस करी थी, फॉर्मुलेट करी थी, जिससे पर्सनालिटी को टेस्ट किया जा सके। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किसकी कौन सी थ्योरी थी, किसने कौन सा टेस्ट प्रपोज करा था। ये सब CUET एंड बोर्ड्स दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेट अप्रोचेस है ये सारे बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट स्टडीज़ के बियॉन्ड है ये समझना कि इनमें और ज़्यादा क्या क्या एडवांसेस किए हुए हैं, क्या क्या ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा देखिए एडवांसेस जो करे हुए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस बॉक्स से। बॉक्स 2.2 जो है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। अब ये क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिक पर्सनालिटी ट्रेड्स वगैरह इनको लेकर जो एक वो है डिबेट है वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, कितना सही है, क्या है, कैसे बेसिक ट्रेड से सोशिएबल है, ये है। तो एक बहुत ही रिसेंट ईयर्स में पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मकरे हैं जिन्होंने सभी पॉसिबल पर्सनालिटी ट्रेड्स को एग्जामिन करने की कोशिश करी है और फिर एक सेट ऑफ 5 फैक्टर्स डेवलप करें जिसे कहा जाता है बिग 5 फैक्टर्स। ये क्या है? पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो जो लोग बहुत ही ओपन रहते हैं एक्सपीरियंस से तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, न्यू आइडियाज़ से ओपन रहते हैं, कल्चरल परस्यूट्स में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, मतलब बाकी इमेजिनेटिव क्रिएटिव रहते हैं, नई चीज़ें जानना रहता है, नई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नए कल्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं। और इसके कॉन्ट्रास्ट में वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब नहीं हमारा सही है, हमें कुछ नहीं जानना, ऐसे होते हैं, बस हमारा धर्म सही है, ये हमारे कल्चर सही है, सोसाइटी सही है, हमारा ही वो सही है, बाकी सब तो गलत है। इस तरीके से काफ़ी रिजिड होते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, नई आइडियाज़ सुनना भी नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि बस वो है वही सही है, उन्हें बाकी कुछ करना ही नहीं होता है। दूसरे कैटेगरी जो है वो दूसरा फैक्टर जो है वो है एक्स्ट्रावर्जन। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्जन में हाई स्कोर करते हैं वो सोशिएबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं,
असर्टिव होते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब अपना जो चाहते हैं वही करते हैं, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको फ़न वगैरह चाहिए होता है। और इसके ऑपोजिट में वो लोग होते हैं जो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं, बहुत ही शर्मीले से होते हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो अग्रीएबलनेस है। तो इस फैक्टर में वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एकदम आप अग्री कर लेते हैं, फ्रेंडली बहुत होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने की, केयरिंग होते हैं आपकी, वो करते हैं। तो इसके ऑपोजिट में वो लोग हैं जो काफ़ी हॉस्टाइल होते हैं, एकदम मना कर देते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद ही समझते हैं कि वो ही सही है, आप हेल्प करने का वो तो एकदम ऐसे रूडली बिहेव करते हैं और इस तरीके से। फोर्थ फैक्टर है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म मतलब वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंग्शियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमेशा चिंता में रहते हैं, डर डर के रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा इरिटेबल रहते हैं, हाइपरटेंसिव, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, एकदम मूडी हो जाते हैं, कुछ भी ज़रा सा मजाक करो और एकदम से भड़क उठते हैं। और इसके ऑपोजिट में वो लोग होते हैं तो काफ़ी वेल एडजस्टेड रहते हैं, जो काफ़ी काम रिलैक्स रहते हैं, उनकी फीलिंग्स उनके कंट्रोल में होती है। फिफ्थ जो है वो कंसाइशियसनेस है। ठीक है, जो लोग ऐसे होते हैं वो काफ़ी अचीवमेंट ओरिएंटेड रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अचीव करना पड़ता है, डिपेंडेबल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रूडेंट भी होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली हर चीज़ करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने आप को कंट्रोल में लेके चलते हैं। और इसके अपोजिट में वो जो लोग होते हैं काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक तो है वो जाके एकदम पढ़ रहा है, एग्ज़ाम हो नहीं हो एकदम डिलिजेंटली पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, दूसरा जो टाइम वेस्ट कर रहा है, गेम्स खेल रहा है दिन भर, मम्मी की बात नहीं सुन रहा है। तो ये होती है कॉन्शियसनेस पे। ठीक है, ये 5 फैक्टर मॉडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट को पर्सनालिटी की फील्ड में मार्क करता है। और इसका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल भी साबित हुआ है कि लोगों के पर्सनालिटी प्रोफाइल को समझने में, अलग अलग कल्चर्स में काफ़ी कल्चर फेयर एक तरीके से कह सकते हैं ये थ्योरी है। तो भले ही ये पर्सनालिटी एनालिसिस के लिए, ट्रेड्स को जानने में लिए काफ़ी थोड़ा हेल्पफुल है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लेकिन ये भी इसको मतलब स्टडीज़ ने भी सपोर्ट किया अलग अलग मेथड से। तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग एम्पिरिकल अप्रोच देखा जाता है पर्सनालिटी को स्टडी करने में अभी तक में। तो ये हमारे जो है वो सारे ट्रेड अप्रोचेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं।